नमस्कार दोस्तों हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए विगत वर्षों के सवालों को देख रहे हैं और हम लोग जो है कि राज्य व्यवस्था खंड को देख रहे हैं और उसके तहत जो हम लोग आज टॉपिक देखेंगे संसद देखेंगे। संसद में पहला जो टॉपिक है वो है दोस्तों लोकसभा, क्योंकि संसद जो है कि तीन से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो हम लोग राष्ट्रपति देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो पहला सवाल है दोस्तों आप सबके सामने कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। पहला है ऑप्शन कि भारतीय ईसाई, दूसरा है आंग्ल भारतीय, तीसरा है बौद्ध और ऑप्शन डी है पारसी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आंग्ल भारतीय। दोस्तों क्या है कि अनुच्छेद 331 के अनुसार जो है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास हुआ करती थी। अब ये थी हो गया, क्योंकि दोस्तों क्या है कि संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा 2019 में जो है कि अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा जो है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और मतलब अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षण की जो अवधि थी उसको तो 70 वर्ष से बढ़ा करके 80 वर्ष किया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति लोकसभा में करता था, इस प्रावधान को जो है कि 70 वर्ष के बाद क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए ऑप्शन बी है सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, ऑप्शन है 540, ऑप्शन बी है 545, सी है 550 और डी है 555। दोस्तो52 ऑप्शन सी जो है 550 सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का निचला सदन है और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई थी दोस्तों वो 552 थी, जो कि अब 550 ही रह गई है, क्योंकि जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था वो संविधान में 331वें अनुच्छेद के तहत वो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2019 में आया था उसके तहत ये समाप्त कर दिया गया। तो अब जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान में वो है 550, लेकिन वर्तमान में जितने जो सांसद हैं वो हैं 543। कितने दोस्तों? 543। अब अगला सवाल है कि कथन और कारण वाला है कि राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती, और कारण है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। ऑप्शन बनाया दोस्तों, ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है, कथन का कारण मतलब कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, और ऑप्शन बी में सेम वही बात बस व्याख्या नहीं कर रहा है, और सी में ए सही है आर गलत है, और डी में ए गलत है आर सही है, मतलब कि कथन गलत है और कारण सही है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, क्योंकि नियम 184 के तहत जो है कि बहस के बाद मतदान होता है और यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के गिरने का जो है कि खतरा रहता है। अब अगला सवाल है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर, हुकुम सिंह और बी.डी. जत्ती और वी.वी. गिरी। तो दोस्तों पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था, और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका शॉर्ट नेम है जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। वे अपनी मृत्यु तक मतलब 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहते हैं, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पहली बैठक का जो शेष कार्यकाल रहता है वो एम अनंत शयनम आयंगर जो है कि लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में उसे संभालते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 21, बी है 14 और सी है 17 और डी है 6। तो दोस्तों ऐसे जो है कि लोकसभा में आवंटित जो है कि सीटों की संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों को कितनी रिजर्व होंगी ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों किसी राज्य में जो है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है कि होता है।
दोस्तों क्या है कि अनुच्छेद 330 के खंड 1 के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का जो प्रावधान किया गया है, वो आरक्षित सीटों जो है कि वो उनकी मतलब कि उनकी जातियों मतलब एससी और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में जो है कि किया गया है। लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को उस आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। मतलब ये है कि किसी राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटों के स्थानों की संख्या होगी वो उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा। ये नहीं है कि अगर किसी राज्य में 42 हैं तो इतनी होंगी और किसी राज्य में समथिंग है तो इतनी होंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखेंगे कि 1996 में जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था तो पश्चिम बंगाल में भी 42 थी और आंध्र प्रदेश में भी जो है कि लोकसभा की सीट जो है कि 42 हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों जो है कि दोनों में अनुसूचित जातियों और दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या में जो है कि अंतर था। इसमें जो है कि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या थी 8 और आंध्र प्रदेश में थी 6। तो कुल मिला जुला के कि किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित सीटों की संख्या होंगी वो उस राज्य में आवंटित कुल लोकसभा की सीटों की संख्या से उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि उस राज्य में उन जातियों मतलब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कितनी संख्या है उसके हिसाब से उस राज्य में वहाँ पे उनके लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान होगा। हाँ, अब दोस्तों देखिए अगला सवाल है वो है राज्यसभा के से कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, 2 सदस्य, 15 सदस्य और 12 सदस्य। तो दोस्तों अनुच्छेद 80 में के अनुसार जो है कि एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे जो है कि सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है कि दोस्तों सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त होती है। भारत का संघ, दूसरा है कि भारत का प्रदेश / उप प्रदेश डोमिनियन, तीसरा है कि विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए मतलब संपत्ति। तो इसमें देखिए सही कोड बनाया है केवल एक और दो, केवल 2 और 3 और 1 2 3। दोस्तों इसके पूछने का मतलब यह है कि संसद का जो कानून निर्माण की जो शक्ति होती है वो भारत के संघ राज्य के अंतर्गत तो होती ही है और ये पूछ रहा है कि भारत के प्रदेशों या उप प्रदेशों मतलब जो डोमिनियन है भारत के उनमें होती है या कोई भी व्यक्ति अगर भारत का है और वह भारत के बाहर गया है या किसी काम से गया है तो क्या वहाँ भी भारत के कानून उस पर लागू होंगे, ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें से दोस्तों जो है कि तीनों ऑप्शन सही हैं क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 के खंड 1 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है और इसी अनुच्छेद 245 के खंड 2 के अनुसार एक प्रावधान ये भी है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। मतलब ये कि अगर इसका तात्पर्य यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों पर लागू होंगी बल्कि विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और वहां स्थित उनकी संपत्तियों पर भी जो है कि अप्लाई होंगी। तो इस तरह से मतलब कि ऑप्शन डी सही होगा। मतलब तीनों बातों ये जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों पर जो है कि भारत के संसद के द्वारा बनाया गया कानून जो है कि अप्लाई होगा। अब दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मतलब राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है, जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, चेयरपर्सन जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये पूछा गया है कि किस एक सदन का जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उसका निर्वाचन जो है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 89(1)
और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए अब अगला सवाल है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष और 32 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 30 वर्ष, क्योंकि भारत की संसद जो है वह राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनती है। निचला सदन जो होता है उसे लोकसभा कहते हैं और जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं। और राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। अगला सवाल है कि राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी है कि संसद द्वारा चयनित होता है, सी है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और डी है कि राज्यसभा के राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। अब अगला सवाल है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन 1 ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन यह है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, दूसरा है कारण है कि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका दोस्तों नॉर्मल सी बात है, इसका सही दोनों बातें हैं, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये राज्यसभा होती है इसका विघटन नहीं होता है। सही बात है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके हर 2 वर्ष पे इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं ये जो है कि सेवानिवृत्त होते रहते हैं, तो ये रोटेशन चलता रहता है। इस वजह से ये सदन कभी जो है कि विघटित नहीं होता, इसीलिए राज्यसभा को एक स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसे जो है कि भंग इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्यों का जो कार्यकाल समाप्त होता रहता है। और हमने बताया कि इसके सदस्यों के लिए न्यूनतम जो चुने जाने की आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। अब अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो किस में है। तो दोस्तों जो इसके संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है संसद के दोनों सदनों का वो है अनुच्छेद 108 में। क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति ने जो है कि सभाओं की संयुक्त बैठक संबंधी प्रक्रिया के विनियमन हेतु संविधान के अनुच्छेद 118 मतलब कि जब संविधान की संयुक्त बैठक, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो उसका विनियमन मतलब उसका नियम कानून या उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, इसका प्रावधान जो है कि अनुच्छेद 118 के खंड 3 के तहत जो है कि किया गया है। और अनुच्छेद 118 के खंड 4 के अनुसार जो है कि बताया गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो है कि जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारणा किया जाएगा। मतलब कि अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता जो है कि लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर वह नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया उसके द्वारा जो व्यक्ति उसमें योग्य ठहराया जाएगा वो जो है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। सही बात है, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो इसमें ऑप्शन बनाया है कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी है कि ए गलत है परंतु जो है कि आर सही है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो ऑप्शन बी, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव में वृद्धि हुई, ये बात सही है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन एक और कारण दोनों जो है कि सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब जो दोस्तों अगला सवाल है वो है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं अध्यक्ष लोकसभा मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा का और महासचिव लोकसभा का और अध्यक्ष राज्यसभा का। नीचे दिए गए कूट हैं कि 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4 और सभी। तो इसमें दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी मतलब सही। मतलब संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में जो सम्मिलित है वो है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 89 में किया गया है, और लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी होते हैं संसद के अधिकारी। इनका प्रावधान आर्टिकल 93 में किया गया है
और संसद का जो सचिवालय होता है ये भी संसद के अधिकारी होते हैं, और इसका प्रावधान जो है कि आर्टिकल 98 में किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है कि दोस्तों सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 252 और आर्टिकल 253। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो वो है ऑप्शन डी, मतलब अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। दोस्तों देखिए क्या है कि आर्टिकल 249 जान जाइए कि राज्यसभा में जो है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का अगर 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि कोई ऐसी विषय है जो राष्ट्रीय हित की विषय है और वह राज्य सूची में शामिल है, तो उस पर जो है कि संसद कानून बना सकती है। उस पर कौन बना, भले ही वह राज्य सूची का विषय है, लेकिन अगर वह आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी से यह साबित कर दे कि यह विषय जो कि राज्य सूची का विषय है, राष्ट्रीय हित का विषय है, तो उस पर कौन कानून बनाएगा, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। भारत सरकार की जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाएगी। और दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जब कोई मामला भले ही राज्य सूची का होता है, केंद्र सूची का नहीं होता है, लेकिन उस पर जो है कि समय समय पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। अब जैसे देखिए अनुच्छेद 250 के तहत जो है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो है कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध करने पर जो है कि उन राज्यों के लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब अनुच्छेद 253 के तहत जो प्रावधान है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जब हुई हो 352 के तहत, तो इनके मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को जो है कि मान्यता देने के लिए अनुच्छेद 253 के तहत जो है कि केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। और इसके अलावा दोस्तों क्या है कि अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, तो उस अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा जो है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये प्रावधान था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है कि कर से संबंधित उपबंध, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, और संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, और डी है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 110 में, आर्टिकल 110 में मनी बिल के जो है कि डिफिनीशन बताया गया है, और इसके अनुसार धन विधेयक में जो है कि कर से संबंधित उपबंध और उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंधों को शामिल किया गया है, परंतु जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल के तहत जो है कि शामिल नहीं किए गए हैं। अब अगला सवाल है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। मतलब राज्यसभा में जब इसमें बहस चले तो कम से कम कितने दिन के अंदर कंपलसरी है कि इसे पुनः जो है कि लोकसभा को वापस किया जाए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 14 दिन, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार जो है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, और धन विधेयक लोकसभा के द्वारा जो है कि पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा के द्वारा जो है कि 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा वह रोकेगा तो वो पारित मान लिया जाएगा राज्यसभा के द्वारा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, और बी है कि यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी है कि यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, डी है कि यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों इसमें जो है कि वित्त विधेयक दिया है यहाँ पर, जबकि हम इस पेपर में जो है कि ये प्रश्न अगर इंग्लिश वर्जन में था तो वहाँ पे जो है कि वित्त विधेयक की जगह पे जो है कि मनी बिल दिया था, अर्थात धन विधेयक के बारे में वो बात कर रहा था। तो दोस्तों धन विधेयक के बारे में जो प्रावधान है कि संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है, और अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही जो है कि
प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन जो है कि गलत हैं। अब अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन सही है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। दोस्तों क्या है कि अनुच्छेद 118 में जो है कि संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वह लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है। और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में के संदर्भ में जो है कि 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बताए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वह लोकसभा का उपाध्यक्ष या पीठासीन जो है कि उपाध्यक्ष जो होगा वो करेगा। और यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा जो है कि तय किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। दोस्तों इसका सही जवाब है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। संसद की लोक लेखा समिति जो होती है उसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोक लेखा समिति की अध्यक्ष को नियुक्त करता है और यह केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों के लेखाओं की जांच कर उन्हें संसद के प्रति जो है कि उत्तरदायी बनाती है। और यह समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जो है कि नियंत्रण रखती है। अगला सवाल है दोस्तों लोक लेखा समिति से ही है कि लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। देखिए जो हमने उस प्रश्न की व्याख्या बताया है जो कि 2006 में पूछा गया था उसी से है और 2014 में यह सवाल बनाया गया है। दिया है कि लोकसभा से जो इसमें सदस्य होते हैं ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही है कि 15 सदस्य और राज्यसभा से जो कि 7 सदस्य। इस तरह से कुल जो है सदस्यों की संख्या होती है 22। तो आज का सेशन इतना ही रहा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।